नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात महाकुंभ जाने वाले यात्रियों की भीड़ अधिक होने से भगदड़ मच गई। इसकी चपेट में आने से 15 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 12 लोग घायल हुए हैं। ज्यादातर की हालत स्थिर बताई जा रही है। घायलों को आरएमएल और एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। घटना की सूचना रात 9:55 पर मिली, जिसके बाद रेलवे प्रशासन और सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचे। स्थिति कंट्रोल में है। घटना शनिवार को उस समय घटी जब 2 प्लेटफॉर्म पर लोग प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों का इंतजार कर रहे थे। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से शांत रहने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ को लेकर डीसीपी केपीएस मल्होत्रा ने कहा कि अचानक यात्रियों की संख्या बढ़ने से भगदड़ की स्थिति बनी थी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। स्टेशन के आसपास मौजूद यात्रियों को हर संभव मदद दी जा रही है। फिलहाल स्टेशन के आसपास के इलाकों में स्थिति सामान्य है। वहीं भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। स्टेशन के आसपास के पूरे इलाके के पुलिस और सुरक्षा बलों ने अपने कब्जे में ले लिया है। घटना की जांच के लिए भारतीय रेलवे द्वारा उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। जांच टीम हादसे के कारणों का पता लगाएगी। भारतीय रेलवे ने मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिवारजनों को 10 लाख, गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख और मामूली रूप से घायलों को 1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ की घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि भगदड़ में लोगों की मौत की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। राष्ट्रपति ने लिखा कि मैं शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करती हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से व्यथित हूं। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। पीएम ने लिखा कि मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। अधिकारी उन सभी लोगों की सहायता कर रहे हैं जो इस भगदड़ से प्रभावित हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा कि इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। घायलों को हर संभव उपचार दिया जा रहा है। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर लिखा कि दुर्भाग्यपूर्ण भगदड़ से मैं बहुत दुखी हूं। मेरी प्रार्थनाएं उन सभी लोगों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। पूरी टीम इस दुखद घटना से प्रभावित सभी लोगों की सहायता के लिए काम कर रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर लिखा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से दुखद खबर। रेलवे प्लेटफॉर्म पर भगदड़ के कारण हुई मौतों से मैं बेहद दुखी हूं। मंत्री राजनाथ सिंह ने आगे लिखा कि दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिवारों के साथ हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक्स पर लिखा, भगदड़ में हुई मौतों से बहुत दुखी हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक्स पर लिखा, दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। दुख की इस घड़ी में शोकाकुल परिजनों के प्रति मैं गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एक्स पर लिखा, हृदय विदारक दुर्घटना का समाचार अत्यंत दुखदायी है। मेरी हार्दिक संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। अनुराग सिंह ठाकुर ने आगे लिखा, दारुण दुख की इस घड़ी में भगवान से प्रार्थना है कि शोकाकुल परिजनों को संबल, घायलों को शीघ्र स्वस्थ व दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर लिखा कि प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को सद्गति, शोकाकुल परिजनों को ये अथाह दुख सहन करने की शक्ति एवं घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें।
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भगदड़ में घायल लोगों से मुलाकात की। वीके सक्सेना ने कहा कि घटना के चपेट में आए घायलों को बेस्ट ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। वीके सक्सेना ने कहा कि इस घटना में कुछ लोगों को माइनर इंजरी और फ्रैक्चर है। प्रशासन इलाज में लगा हुआ है। स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन एवं एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे और वहां घायलों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने डॉक्टर्स और अधिकारियों को उचित निर्देश दिए हैं। दिल्ली की कार्यवाहक मुख्यमंत्री और आप नेता आतिशी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे को दुखद बताया। उन्होंने एलएनजेपी अस्पताल में पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टेक्स 2025 में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। भारत मंडपम में चल रहा ये आयोजन दुनिया की सबसे बड़ी टेक्सटाइल प्रदर्शनियों में से एक है। 5000 से अधिक प्रदर्शकों और 120 से अधिक देशों की भागीदारी के साथ ये इवेंट भारत की वैश्विक पटल पर अलग पहचान बना रहा है। कच्चे माल से लेकर उच्च स्तरीय फैशन तक भारत टेक्स 2025 भारत के कपड़ा उद्योग का एक भव्य और विशाल प्रदर्शन है। 12 कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषदों के एक संघ द्वारा आयोजित और कपड़ा मंत्रालय द्वारा समर्थित ये कार्यक्रम फाइबर उत्पादन से लेकर फैशन, घरेलू साज सज्जा और अत्याधुनिक तकनीकी वस्त्रों तक फैला हुआ है। इस वर्ष की थीम रेजिलिएंट ग्लोबल वैल्यू चेन्स एंड टेक्सटाइल सस्टेनेबिलिटी 70 सम्मेलन सत्रों, सीईओ राउंड टेबल्स और B2B बैठकों में बातचीत को बढ़ावा दे रही है। नवाचार के साथ परंपरा का मिश्रण भारत टेक्स 2025 भारत की समृद्ध टेक्सटाइल विरासत पर भी फोकस है। फैशन शो, रुझान पूर्वानुमान और उत्पाद लॉन्च शिल्प कौशल के साथ ही इस क्षेत्र में उद्योगों के विकास को भी प्रदर्शित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को इचिनाउ ग्लोबल बिजनेस समिट को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत को लेकर दुनिया का नजरिया बदला है। प्रधानमंत्री ने भारत की अर्थव्यवस्था का भी जिक्र किया। पीएम ने स्पष्ट किया कि महज कुछ ही वर्षों में भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर कर सामने आएगा। समय के साथ रिफॉर्म प्रक्रिया को नहीं अपनाने को लेकर भी पीएम ने पूर्व की सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के स्पीड ऑफ डेवलपमेंट और कांग्रेस के स्पीड ऑफ करप्शन की कड़ी आलोचना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ समय पहले तक देश में गुलामी की मानसिकता पर आधारित 1860 में बना पेनल कोड चला रहा था। पेनल कोड का स्वरूप दंड पर आधारित था। पीएम ने कहा कि हमने नए कानून लागू किए जिनसे लोगों को त्वरित न्याय मिला है। दिल्ली में सरकार गठन को लेकर भारतीय जनता पार्टी में बैठकों का दौर लगातार जारी है। भाजपा मुख्यमंत्री किसे बनाएगी, इसे लेकर सस्पेंस भी जारी है। भाजपा मुख्यमंत्री के नाम को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया के तहत नवनिर्वाचित पार्टी विधायकों से बातचीत के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करने वाली है। पर्यवेक्षक पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करेंगे, साथ ही उनके और 48 विधायकों के बीच मध्यस्थता करने के लिए जिम्मेदार होंगे। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कल कहा कि भाजपा के मुख्यमंत्री चयन के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और केंद्रीय नेतृत्व द्वारा भेजे गए पर्यवेक्षक नवनिर्वाचित विधायकों से बात करेंगे और फिर वे केंद्रीय नेतृत्व को नाम भेजेंगे। बता दें कि 27 साल बाद सत्ता में वापसी करते हुए भाजपा ने हाल ही में संपन्न दिल्ली विधानसभा चुनाव के 70 सदस्यीय सदन में 48 सीटें जीती, जबकि आप को सिर्फ 22 सीटें मिली। भारतीय नौसेना की महिला अधिकारियों ने कैप हॉर्न पार कर नया इतिहास रच दिया है। लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए ने ये ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। नाविक सागर परिक्रमा द्वितीय अभियान के तीसरे चरण में शनिवार को आईएनएसवी तारिणी पर सवार होकर उन्होंने दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी छोर पर स्थित कैप हॉर्न को पार किया। आयकर विधेयक 2025 लोकसभा में पारित होने के बाद आयकर विभाग की वेबसाइट पर हुआ अपलोड ये 64 साल पुराने आयकर कानून की जगह लेगा।
भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $7.6 बिलियन की बढ़त के साथ 7 फरवरी तक $638 बिलियन पर पहुंच गया। भारतीय स्वर्ण में देखी गई शानदार वृद्धि, जो $1.3 बिलियन बढ़कर $72.20 बिलियन हो गई। भारत के व्यापारिक निर्यात में चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में $124.8 बिलियन की वृद्धि होने का अनुमान, जो वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही की तुलना में 3.64% की वृद्धि है। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। पैसा बचाना पैसा कमाने के बराबर है। अब मैं खुश हूँ कि मैं अपने पीएनजी स्टोव की वजह से हर महीने कुछ पैसे बचा सकती हूँ। जैसे ये 20 से 25% तक फ्यूल के उपयोग को कम कर देता है। मेरा पीएनजी स्टोव ISI मार्क के साथ 100% सुरक्षित भी है। इसके अलावा पीएनजी फ्यूल के रूप में पूरी तरह से जलता है, जिससे इसे पर्यावरण के अनुकूल फ्यूल के नाम से जाना जाता है। तो पीएनजी फ्यूल का उपयोग करें और मेरी तरह पैसे बचाएं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। Keeping our earth green forever is in our hands only. That's why I prefer CBG for my car. CBG is compressed biogas made from waste materials. It is a highly efficient renewable resource that has reduced carbon emission rates. Less carbon emission means lesser harmful impact on the planet. Use CBG. It is cleaner, greener and safer. और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को भी जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। भारत वैश्विक मछली उत्पादन में लगभग 8% हिस्सेदारी के साथ दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बना। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लोबल बिजनेस समिट को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है और इसके लिए रोड मैप तैयार किया है, जबकि पिछली सरकारों ने आर्थिक विस्तार के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे को नजरअंदाज किया। मनसुख मांडविया ने कहा कि सरकार एक स्पष्ट रोड मैप के साथ विकसित भारत की बात कर रही है। पिछले 6 वर्षों में 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा मिली है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र नीति 2025 शुरू की है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि ये नीति बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करने और राज्य को एक डिजिटल एवं तकनीकी केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम है। मुंबई पुलिस ने न्यू इंडिया कॉर्पोरेटिव बैंक के महाप्रबंधक और लेखा प्रमुख हितेश मेहता को बैंक से 122 करोड़ रुपए के कथित गबन के आरोप में गिरफ्तार किया। एक आधिकारिक बयान में बताया गया कि मेहता को शहर पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 3 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। सेल के चेयरमैन अमरेंदु प्रकाश ने कहा कि मजबूत मांग के दम पर भारत 2030 तक 30 करोड़ टन इस्पात उत्पादन क्षमता के लक्ष्य को कर सकता है पार। मेटा ने की भारत को दुनिया की सबसे लंबी समुद्री केबल परियोजना वाटरवर्थ से जोड़ने का ऐलान, जो 5 प्रमुख महाद्वीपों तक पहुंचेगा और 50,000 किलोमीटर से अधिक लंबा होगा। मेटा के प्रवक्ता ने कहा कि मेटा भारत में निवेश कर रहा है, जो इसके सबसे बड़े बाजारों में से एक है। इससे भारत के डिजिटल परिदृश्य और तकनीकी नवाचार को मिलेगा बढ़ावा। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख साइमन स्टील ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत द्वारा किए गए कामों की तारीफ की और कहा कि भारत सौर ऊर्जा के क्षेत्र में महाशक्ति है। साइमन स्टील ने भारत से पूरी अर्थव्यवस्था को करने वाली एक महत्वाकांक्षी जलवायु योजना बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा को मजबूती से अपनाने से आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। अगला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 6 और 7 जुलाई को रियो डी जेनेरियो में होगा आयोजित। ब्राजील सरकार ने की इसकी मेजबानी की घोषणा। ब्राजील 2025 तक के विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के समूह की अध्यक्षता करने के साथ ही वैश्विक दक्षिण देशों के बीच वैश्विक शासन सुधार और सहयोग को बढ़ावा देने पर भी फोकस करेगा।
वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ब्रिक्स देशों को 100% टैरिफ लगाने की चेतावनी देने के बाद ब्रिक्स नेताओं ने डॉलर से स्वतंत्र एक वैकल्पिक भुगतान प्रणाली के लिए भी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। यूक्रेन में 3 साल से चल रहे संघर्ष को खत्म करने के लिए अमेरिका और रूस के अधिकारी आने वाले दिनों में सऊदी अरब में वार्ता करेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन को सऊदी अरब में वार्ता के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था और कीव रणनीतिक भागीदारों के साथ परामर्श करने से पहले रूस के साथ बातचीत नहीं करेगा। अमेरिकी प्रतिनिधि माइकल मैककॉल ने कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ट्ज और व्हाइट हाउस के मध्य पूर्व दूत स्टीव विटकॉक सऊदी अरब की यात्रा करेंगे। यूरोपीय देश यूक्रेन में चल रहे संघर्ष पर अगले सप्ताह फ्रांस में एक आपातकालीन बैठक करेंगे। बैठक का फैसला अमेरिका और रूस के बीच यूक्रेन पर होने वाली शांति वार्ता से यूरोपीय देशों को बाहर रखने के बाद आया। पेरिस में होने वाली बैठक में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर भी शामिल होने की संभावना है। स्टारमर ने कहा कि ये साफ है कि यूरोप को नाटो में बड़ी भूमिका निभानी होगी। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारी सऊदी अरब में रूसी और यूक्रेनी वार्ताकारों से भी मिलेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बोइंग विमान का किया दौरा। व्हाइट हाउस के अनुसार इस दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने हार्डवेयर और प्रौद्योगिकी सुविधाओं की जांच भी की। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में 2 अलग अलग खुफिया आधारित अभियानों में 15 आतंकवादी और 4 सैनिक मारे गए। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने गेटवे ऑफ इंडिया से गिरगांव चौपाटी तक फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल इवेंट में हिस्सा लिया। भारतीय क्रिकेट टीम 19 फरवरी से शुरू हो रही आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए दुबई पहुंच चुकी है। दुबई एयरपोर्ट पर फैंस की भीड़ ने भारतीय खिलाड़ियों का स्वागत किया। भारतीय खिलाड़ी और सहयोगी स्टाफ दुबई एयरपोर्ट से निकलकर बस में बैठकर होटल के लिए रवाना हुए। इससे पहले भारतीय खिलाड़ियों ने शनिवार को मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दुबई के लिए उड़ान भरी थी। वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025 के दूसरे मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को आखिरी गेंद तक चले रोमांचक मुकाबले में 2 विकेट से हरा दिया है। वुमेन्स प्रीमियर लीग के इस मैच में मुंबई ने पहले खेलते हुए 164 रन बनाए, जिसके जवाब में दिल्ली ने आखिरी गेंद पर 2 रन भागते हुए जीत सुनिश्चित की। आईपीएल 2025 की शुरुआत 22 मार्च को मौजूदा चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच ईडन गार्डन्स पर मैच से होगा, जबकि फाइनल भी 25 मई को इसी मैदान पर खेला जाएगा। ओडिशा सरकार ने उत्तराखंड में आयोजित हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों में राज्य के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए नकद पुरस्कार की घोषणा की है। राज्य के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा सरकार स्वर्ण पदक विजेताओं को 6 लाख, रजत पदक विजेताओं को 4 लाख और कांस्य पदक विजेताओं को 3 लाख रुपए के नकद पुरस्कार देगी। महिलाओं की एफआईएच प्रो लीग हॉकी टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने अपने अभियान की शुरुआत जीत से की। टूर्नामेंट के अपने पहले ही मैच में भारतीय महिला टीम ने इंग्लैंड को 3-2 से हरा दिया। विश्व चैंपियन डी गुकेश फ्रीस्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम में 7वें स्थान के प्लेऑफ मैच की दूसरी बाजी में ईरानी मूल के फ्रांसीसी खिलाड़ी अलीरेजा फिरोजा से हारकर अंतिम स्थान पर रहे। जैमी मैक्लारेन ने 2 गोल की मदद से मोहन बागान सुपर जॉइंट्स ने इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में केरला ब्लास्टर्स एफसी को 3-0 से हरा दिया। इंडियन सुपर लीग में मोहन बागान अब 21 मैचों में 49 अंक लेकर शीर्ष पर है, जबकि दूसरे स्थान पर एफसी गोवा उससे 10 अंक पीछे है। टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर पर 3 महीने का प्रतिबंध लगा दिया गया है। उनके खिलाफ ये कार्रवाई डोपिंग के मामले में हुई है। डोपिंग के मामले में वाडा और सिनर के बीच 3 महीने के प्रतिबंध के लिए समझौता हो गया। ये प्रतिबंध अप्रैल के मध्य तक प्रभावी रहेगा। जापान के मासामिची इमामुरा और रियो नोगुची की गैर वरीयता प्राप्त जोड़ी ने दिल्ली ओपन के युगल खिताब पर कब्जा जमा लिया। शो इंडियाज गॉट टैलेंट में अपमानजनक टिप्पणी मामले में कॉमेडियन समय रैना और पुलिस के सामने होगी पेशी। मुंबई पुलिस ने रैना को दिया 10 मार्च तक का समय।
अभिनेता शिव कार्तिकेयन की अगली फिल्म SK23 का टीजर 17 फरवरी को होगा जारी। फिल्म में रुक्मिणी वसंत और कृति सेनन जैसे शानदार कलाकार नजर आएंगे। निर्देशक निखिल नागेश भट्ट ने अभिनेता रामचरण के साथ फिल्म माइथोलॉजिकल बनाने की अफवाहों को किया खारिज। फिल्म और टेलीविजन निर्माता एकता कपूर के खिलाफ भारतीय सैनिकों की बेइज्जती करने के आरोप में दायर की गई आपराधिक शिकायत पर मुंबई की अदालत ने पुलिस से जांच करने के आदेश दिए। विकी कौशल की फिल्म छावा ने रिलीज के दूसरे दिन 36.5 करोड़ रुपए की कमाई की। इसी के साथ फिल्म का कुल कलेक्शन 67.5 करोड़ रुपए हो गया है। अभिनेता राजकुमार राव की आगामी फिल्म मालिक 20 जून 2025 को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। पवन कल्याण की फिल्म हरिहर वीरा मल्लू 28 मार्च को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। फिल्म में अभिनेत्री निधि अग्रवाल मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। मशहूर बांग्ला गायक प्रतुल मुखोपाध्याय ने लंबी बीमारी के बाद 82 वर्ष की आयु में दुनिया को अलविदा कह दिया। फिल्म द स्टोरी टेलर की कामयाबी के बाद डायरेक्टर अनंत महादेवन ने फिल्म का दूसरा भाग बनाने का किया ऐलान। फिल्म डायरेक्टर सत्यजीत रे की शॉर्ट फिल्म गोल्पो बोलिए तारिणी खूरों पर होगी आधारित। फिल्म केसरी चैप्टर 2 द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जलियांवाला बाग की रिलीज डेट का हुआ खुलासा। फिल्म इसी साल 18 अप्रैल को रिलीज होगी। अभिनेता कार्तिक आर्यन और अभिनेत्री श्रीलीला की फिल्म आशिकी 3 का पहला लुक आया सामने। फिल्म इस साल दिवाली पर होगी रिलीज। सिनेमाघरों के बाद अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 ने ग्लोबल स्ट्रीमिंग चार्ट पर मचाई धूम। फिल्म इस समय दुनिया भर में 3 नंबर रैंक पर रही। साथ ही ये फिल्म 14 देशों में भी ट्रेंड कर रही है। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन टीटी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।